वेलकम बैक एवरीवन। आइए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं और अपना चैप्टर चल रहा है अमन कमीशन। तो अभी तक हमने कंप्लीट करा दिया है जो ट्रांसफ़र कंपनी है उसके बुक में किस तरीके से एंट्री करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रांसफ़री कंपनी है, मतलब जो परचेजर कंपनी है उसके यहाँ किस तरीके से एंट्री करते हैं। दो तरीके से हम लोग मानकर इसका काम करते हैं। एक है मर्जर विधि। तो कुछ मर्जर से संबंधित ये है कि अगर कोई कंपनी ए है और बी है, ए बी के साथ चली जाती है तो दो कंडीशन है। एक मेथड है मर्जर और एक मेथड है परचेज, ठीक है। तो कौन से मेथड पे हम काम करेंगे ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मर्जर क्या होता है। तो मर्जर होने के लिए एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ अगर वो मर्ज होती है तो 5 शर्तें हैं जो उसको फॉलो करना पड़ेगा। पहला तो ये है कि विक्रेता कंपनी की संपत्तियाँ और देयताएँ सब के सब क्रेता कंपनी की हो जाएगी, ठीक है, नो डाउट। विक्रेता कंपनी की जितनी एसेट है, जितनी लायबिलिटी है, सब के सब क्रेता कंपनी की हो जाएगी। मान लो कि ए नाम का कोई कंपनी है और बी नाम का कोई कंपनी है। ए इसके साथ बी के साथ मर्ज हो रहा है, तो इसकी जितनी भी एसेट है और जितनी भी लायबिलिटी है सब बी की हो जाएगी, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसके जो ए की जो कंपनी है, जो हस्तांतरक कंपनी है, मतलब जो अपनी कंपनी को दूसरी कंपनी में मर्ज कर रही है, इस कंपनी के कम से कम 90%, मान लो कि अगर 100 लोग इसके शेयर धारक हैं तो कम से कम इसमें से 90 शेयर धारक उस कंपनी के शेयर धारक में हस्तांतरित हो जाएंगे, वहाँ वो बन जाएंगे, ठीक है। मान लो कि एक कंपनी अगर डिसॉल्व हो रही है तो एक कंपनी के 90% जो शेयर धारक है वो भी कंपनी में चले जाने चाहिए, ठीक है। तो ये दो शर्तें हैं। अगला तीसरा, हस्तांतरण कंपनी के समता अंशधारियों की प्रतिफल का भुगतान अंशों और अन्य प्रतिभूतियों एवं अपूर्ण अंशों के नकद में किया जा सकता है। तो हस्तांतरण कंपनी जितने हैं उसके जो समता अंशधारी हैं, समता अंशधारी ही वास्तविक स्वामी होते हैं कंपनी के। उनके जो क्रय प्रतिफल का भुगतान है, जबकि आप जानते हैं कि कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी जो है, अभी हम ए और बी को लेकर चलते हैं, तो बी कंपनी अगर परचेजर कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, तो इसके ये जो भुगतान करेगा ये समता अंशधारियों को करेगा और प्रतिभूतियों एवं अपूर्ण अंशों के लिए नकद में करेगा, है ना। तो जो अंशधारी हैं, जो नकद चाह रहे हैं पेमेंट, उनको नकद भी भुगतान कर दिया जाएगा। अगला है हस्तांतरित कंपनी के एकीकरण के बाद भी हस्तांतरण कंपनी के व्यवसाय को चालू रखेगा। मतलब ये है कि जो आपका ए नंबर का बिजनेस है और बी नंबर का बिजनेस है, ये जो ए और बी नंबर की कंपनी है, ये इसको मर्ज हो जाएगी, लेकिन अपना काम ये अपने तरीके से करती रहेगी, अपना प्रोडक्शन करती रहेगी। तो एक ये शर्त है। पाँचवा शर्त ये है कि हस्तांतरक कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरित कंपनी के पुस्तक में पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित करना है। मतलब ये जो ए कंपनी है जो मर्ज हो रही है बी में, तो इसके जितने भी एसेट और लायबिलिटी है इस कंपनी में बुक वैल्यू पर यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 शर्तें हैं जिन शर्त पे आप मर्जर कह सकते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो गई। पहली बात ये कि विक्रेता कंपनी की संपत्ति और दायित्व सब के सब क्रेता कंपनी के हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि हस्तांतरित कंपनी के कम से कम 90% शेयरधारक जो है हस्तांतरित कंपनी के हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि हस्तांतरित कंपनी के समता अंशधारियों की प्रतिफल का भुगतान अंशों में, अन्य प्रतिभूतियों में, अपूर्ण अंशों को जो प्रतिभूति में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनको नकद में भुगतान कर दिया जाएगा। चौथा ये है कि हस्तांतरित कंपनी के एकीकरण के बाद भी हस्तांतरक कंपनी, जो हमारा ए नंबर का कंपनी है, वो बिजनेस को चालू रखेगा। अगला ये है कि हस्तांतरित कंपनी की संपत्तियों एवं दायित्वों को हस्तांतरित कंपनी के पुस्तकों में पुस्तकीय मूल्य पर प्रदर्शित करेंगे। उपयुक्त तरीकों में आप कुछ बातें याद रखेंगे। क्रय प्रतिफल और विक्रेता अंश कंपनी की अंश पूंजी के अंतर्गत संचय से समायोजित किया जाएगा। विक्रेता के जो अंश पूंजी है और उसका जो क्रय प्रतिफल है, पीसी, परचेज कंसिडरेशन, इसके जो अंतर होंगे उसको हम संचय के नाम से समायोजित करेंगे। ये बात जब प्रैक्टिकल आप पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। लाभ हानि विवरण अपना अस्तित्व नहीं खोता है तथा अतः इसे क्रेता कंपनी के चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाएगा। जो कंपनी
इस कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज करेगा, उस कंपनी के जितने भी लाभ हानि हैं वो सब उस कंपनी के आर्थिक चिट्ठा में लिखे जाएँगे। मतलब ये है कि लाभ हानि भी वो ए नंबर, बी नंबर की कंपनी जो है वो लाभ हानि भी इसका उठाकर ले लेगा अपनी कंपनी में, और वो भी बुक वैल्यू पर। माय डियर समझना, बुक वैल्यू पर ले लेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब मर्ज नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये होगा कि ये सारे के सारे लाभ हानि जो हैं, ये सब जो आपका वेंडर कंपनी है वो उस अपने अंशधारियों को लौटा देगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है मर्ज में, ये जो बी नंबर की कंपनी है जो अपने यहाँ मर्ज कर रही है ए को, वो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी अपने अकाउंट में बुक वैल्यू पर दिखा देगा। ख्याति की बात नहीं होगी, इसमें ख्याति उत्पन्न नहीं होगी। भाई परचेजिंग में क्या होता है कि मान लो आपका 4 करोड़ का बिज़नेस है और हमने आपको इसके बदले में 5 करोड़ दिया, तो ये हमने ज़्यादा दिया। तो इस कंडीशन में आपको 1 लाख का ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा पेमेंट करना है मतलब आप गुडविल के पैसे चुका रहे हो, राइट ना? लेकिन मर्जर में क्या होता है कि गुडविल का कोई नाम नहीं आता है, गुडविल से मतलब नहीं, ठीक है? गुडविल उत्पन्न नहीं होगा। बेसिकली हम ज़्यादा पैसा नहीं दे रहे हैं, ठीक है? अगर हम दे भी रहे हैं तो उसको रिज़र्व, जनरल रिज़र्व के तौर पे हम ट्रीट करेंगे, ठीक है? मतलब उसको संचय में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। अब फिर उसको अपलिखित कर देंगे प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट से। जब आप प्रैक्टिकल बनाएँगे तो ज़्यादा समझ में आने लगेगा। क्रय मेथड क्या होता है? तो क्रय विधि में आप जब कोई इनमें से कोई भी शर्त, 2 या 2 से अधिक, एक शर्त या उससे अधिक शर्त अगर आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, जैसे 90% परचेज़र क्षमता अंशधारी उसमें नहीं जाना चाहते हैं कंपनी में, तो ऐसी कंडीशन में वो क्रय प्रतिफल कहलाएगी। मतलब ऐसी कंडीशन में आपकी बिज़नेस क्रय कर ली गई है, राइट ना? ऐसे कंडीशन में क्या होगा, क्रय प्रतिफल और विक्रेता कंपनी के शुद्ध संपत्तियों का अंतर ख्याति के नाम से जाना जाएगा, या आप उसको पूंजी संचय कहोगे। जनरल रिजर्व नहीं कहोगे, सामान्य संचय नहीं कहोगे, या उसको पूंजी संचय कहोगे। अगर आपका बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है तो वो पूंजी संचय में चला जाएगा, और अगर आपका बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो ख्याति के नाम से लिखाएगा। ये मैं आपको बताऊंगा जब आप प्रैक्टिकल पढ़ेंगे तो। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। विक्रेता कंपनी के संचय लाभों, पूंजीगत लाभों को कंपनी के पुस्तकों में शामिल नहीं करेंगे। क्रय प्रतिफल में आपने पीछे में देखा कि अगर ए नाम की कंपनी बी नाम की कंपनी में मर्ज हो जाती है तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉस है और जो रिजर्व है ये सब के सब बी के हो जाएंगे, बी कंपनी के पुस्तक में लिखे जाएंगे। लेकिन बी अगर ए कंपनी को परचेज करता है, पैसा देता है, कंसिडरेशन चुकाता है, तो इसका रिजर्व इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। ये अपना रिजर्व क्या करेगा, ये अपने अंशधारियों को दे देगा, ठीक है ना। आगे, विक्रेता के स्टेशनरी रिजर्व को क्रेता कंपनी के पुस्तकों में अभिलेखित किया जाता है और इसके लिए अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट खोला जाएगा जो को नॉन करेंट एसेट के अंतर्गत दिखाया जाएगा। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको मैं और बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा कि विक्रेता के स्टेशनरी रिजर्व जो भी है क्रेता कंपनी के, मतलब ये ए नाम का जो कंपनी है, बी नाम का जो कंपनी है, ए खुद को बी को बेच देता है, तो ठीक है, तो इसके स्ट्रेटजी रिजर्व को हम लोग अप्लीकेट करेंगे अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर। अगर रहेगा तो वो दिखा देंगे हम आपको प्रैक्टिकल में। आगे बढ़ते हैं। एंट्री आपको थोड़ा सा याद करके रखना है। मर्जर की स्थिति में हम एंट्री पहले याद कर लेते हैं। मर्जर की स्थिति में एंट्री क्या होगा, भाई बिजनेस परचेज कर रहे हो, दोनों कंडीशन में बिजनेस आप परचेज करोगे, ठीक है। इसमें बिजनेस परचेज करोगे लेकिन इसके साथ साथ लाभ हानि को भी अपने अकाउंट में दिखाओगे, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में क्या होगा, परचेज के कंडीशन में लाभ हानि को या जनरल रिजर्व को या ऑनर से रिलेटेड रिजर्व और सरप्लस जितना है वो हम विक्रेता कंपनी के अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ हम दिखाएंगे। फिलहाल तो हम बिजनेस परचेज कर देते हैं लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, मतलब जो आपका वेंडर कंपनी होता है उसको क्रेडिट करेंगे और बिजनेस परचेज को डेबिट करेंगे, क्योंकि हम क्या हैं, हम क्रेता हैं। हमने बिजनेस को खरीदा, हमारे पास बिजनेस प्लस हो रहा है, और जो विक्रेता है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। बाकी उसके जितने भी एसेट है, बाकी जितनी लायबिलिटी है, एसेट्स को डेबिट करके हम रिसीव कर लेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करके रिसीव कर लेंगे, और इसमें हम बिजनेस परचेज को भी क्रेडिट करेंगे जितना वैल्यू हम उसको चुका रहे हैं। इसके अलावा हम उसके प्रॉफिट एंड लॉस को भी रिजर्व ले लेंगे, वेरियस रिजर्व जितने भी रिजर्व है वो सब हम
मतलब एक्वायर कर लेंगे और इसके बाद भी कोई बैलेंस बचता है, अगर वो नीचे बचता है तो क्रेडिट में जनरल रिज़र्व लिखाएगा, अगर वो ऊपर बचता है तो ऊपर में जनरल रिज़र्व लिखाएगा। लेकिन जनरल रिज़र्व अगर ऊपर में लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका जनरल रिज़र्व नेगेटिव में चला गया, और अगर नेगेटिव में चला गया तो उसको आप लास्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट कर दीजिएगा। इसके लिए एक और एंट्री हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएगा भाई? पीएल अकाउंट डेबिट टू जनरल रिज़र्व, अगर आपका जनरल रिज़र्व डेबिट में आता है तो। ठीक है, तो फिलहाल तो आप ये समझिए कि एसेट्स को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, जो हम पेमेंट करेंगे बीसी, बिजनेस परचेज, जिसको हम लोग पीसी कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन, उसको क्रेडिट करेंगे, और जितने भी प्रॉफिट वगैरह है सबके क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सब हम ले लेंगे। क्या कंडीशन है ये है मर्जर का कंडीशन। अगर हम किसी कंपनी को अपनी कंपनी में मर्ज कर लेते हैं तो वो बिज़नेस करता रहेगा, लेकिन उसकी सारी चीज़ें हमारे हैंडओवर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िए। ऑन डिस्चार्ज ऑफ पीसी, जब हम उसको पीसी दे देंगे, मतलब परचेज कंसिडरेशन दे देंगे, तो परचेज कंसिडरेशन में आप जानते हैं शेयर कैपिटल देते हैं, प्रीमियम भी ले सकते हैं उसमें, शेयर कैपिटल के साथ प्रीमियम अटैच कर सकते हैं, और उसके अलावा भी कुछ बैंक से भी पेमेंट किया जा सकता है। इसके बाद क्या होगा भाई? अगर इतना सारा काम होता है तो अगर हमें खर्चा पेमेंट करना पड़े तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट करेंगे। वीडियो पॉज कर करके आप नोट करते रहिएगा। इसके बाद अगर आपको मैंने क्या बताया कि जनरल रिजर्व अगर आपका है, तो ये जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, तो आपने उस कंपनी के जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस सब एक्वायर कर लिया, तो ये खर्चे आप वहीं से काटेंगे। दे तो देंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? अपलिखित कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व में। ये कमाई है और इसी में से हम इस खर्च को करेंगे। ठीक है? इसके बाद क्या है कि जनरल रिजर्व का अगर डेबिट बैलेंस है, तो उसको आप पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू जनरल रिजर्व करेंगे। इसके अलावा आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी हो सकता है, या जिसको फॉर्मेशन एक्सपेंसेस कहते हैं, उसके लिए भी आपको एंट्री करना पड़ सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके अलावा हम डिबेंचर को, अगर वो डिबेंचर हमारे बिज़नेस में जितने भी डिबेंचर हैं, जो ट्रांसफ़र कंपनी है, उसके जितने भी डिबेंचर है, उसको ट्रांसफ़री कंपनी में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके अलावा बिज़नेस परचेज अकाउंट बनाना पड़ सकता है, ट्रांसफ़र कंपनी अकाउंट बनाना पड़ सकता है। तो ये 2 अकाउंट आपको ट्रांसफ़री कंपनी की मर्जर के कंडीशन में आपको बनाना है। ठीक है? तो फाइनली आपको मर्जर का कंडीशन क्या समझ में आया? मर्जर का कंडीशन ये है कि अगर हम किसी बिज़नेस को मर्ज करवा लेते हैं अपने बिज़नेस में, वो अपने हिसाब से बिज़नेस करती रहेगी, लेकिन उसके जितनी भी चीज़ें हैं, एसेट हो, लायबिलिटी हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, वो उस कंपनी के बुक में भी लिखा जाएगी, जो जिसने उसको अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। ठीक है? तो ये था आज का क्लास, आप इसको नोट कर लें। अगले क्लास से हम क्लास में क्वेश्चन करवाएँगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आपको यहाँ से कम एंट्री नोट करके थोड़ा-सा प्रैक्टिस करके याद रखना है, ऐसे नोट कर लेंगे। मैं वीडियो स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसे पॉज़ कर के नोट कर लें। ठीक है? तो ये जनरल रिज़र्व के लिए है, ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे, टू जनरल रिज़र्व करेंगे, अगर जनरल रिज़र्व हमारा नेगेटिव वैल्यू में आ रहा है तो। इसके अलावा प्राइमरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे। उसके अलावा अगर डिबेंचर है उस कंपनी में, तो डिबेंचर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, मतलब जो वेंडर कंपनी है, उसको डेबिट करेंगे टू डिबेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। इसके अलावा अकाउंट मेंटेन क्या-क्या करेंगे? परचेज़, बिज़नेस परचेज अकाउंट मेंटेन करेंगे, ट्रांसफ़र कंपनी अकाउंट मेंटेन करेंगे। भाई इतनी सारी कहानी है, अगर मर्ज की कंडीशन में है। परचेज़ की कंडीशन मैं आपको कल बता दूँगा नेक्स्ट क्लास में, और फिर प्रैक्टिकल पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर देना।